आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करते हैं हमारे बीच ब्रह्मर्षि समाज से उभरता हुआ युवा चेहरा सावन पांडे हमारे बीच हमारे स्टूडियो में है। आपको बता दें कि सावन पांडे की उम्र मात्र 32 साल है, लेकिन इस उम्र में जो इन्होंने काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यह मैं नहीं कहता हूँ, यह इनका काम बता रहा है। सावन पांडे शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, कई राज्यों में इनका बिल्डिंग का काम चल रहा है। बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में है। ब्रह्मर्षि समाज से उभरता यह चेहरा ब्रह्मर्षि समाज के अन्य व्यवसायियों, चाहे जो बड़े चेहरे पहले से हैं, उनसे आगे बढ़ने को बेताब हैं। इसके लिए धरातल पर काम भी कर रहे हैं। विद्यालय में 58 बच्चों को सिर्फ मुफ्त शिक्षा ही नहीं देते, उनकी पूरी व्यवस्था, कपड़े, भोजन से लेकर के हर व्यवस्था, दवा तक की व्यवस्था करते हैं। हर पर्व में गरीबों के बीच कपड़ों का वितरण करते हैं, उन्हें अन्य सामग्री भी देते हैं, जिससे उनका पर्व खुशीपूर्वक मने। तो आज सावन पांडे हमारे स्टूडियो में हैं, इसलिए पहले उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद सावन पांडे जी। जी, आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। अब तो व्यवसाय के बारे में आगे हम बात करेंगे ही उनसे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उनका मुख्य लक्ष्य समाज सेवा के साथ मुख्य लक्ष्य अब जो है राजनीति से भी जुड़ गया है। वह भी वर्तमान में जन स्वराज जो प्रशांत किशोर है उससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी के सदस्य के रूप में भी सावन पांडे शामिल हैं। चर्चा तो यह भी है कि वैशाली ज़िले का प्रभार भी उन्हें दिया गया है संगठन को मजबूत करने के लिए। और उनका मुख्य लक्ष्य यह भी है कि वो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें। इसके लिए जन स्वराज से तो जुड़े हैं ही, लगभग सभी दलों से अभी संपर्क में हैं। इनके संपर्क में भी सभी दलों के लोग हैं। हम सावन पांडे से बात करते हैं कि वे किस तरह समाज सेवा में लगे हुए हैं। खुद वो भी बताएंगे वो समाज सेवा में किस तरह समाज सेवा करते हैं। जैसे कि अभी जानकारी मिली है कि किडनी या अन्य गंभीर जैसे बीमारी में जो लाचार लोग डायलिसिस नहीं करवा पाते हैं, अगर इन्हें जानकारी मिलती है तो वो अपने खर्च से उनका डायलिसिस करवाते हैं। इस तरह से वो समाज सेवा में लगातार जुड़े हुए हैं। हम सावन पांडे बात करते हैं जी। समाज के हर एक तबके का मदद करना, उनकी सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। चूँकि मैं आप देखते होंगे कि अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि मुजफ्फरपुर के लोग मेरे लिए मुजफ्फरपुर की जनता नहीं है। मुजफ्फरपुर मेरे लिए एक परिवार की तरह है और मैं उस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूँ। और मुझे इसमें बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों की मदद के लिए खड़ा हो पाता हूँ और जहाँ तक मेरी क्षमता होती है मैं सेवा कर पाता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ और सेवा करने का मुझे मौका मिलता है। और समाज सेवा के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, समाज सेवा के लिए हर एक जो समाज की मजबूरियां हैं, जहां लोग मजबूर हो जाते हैं आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, वहां मैं कोशिश करता हूं कि उनको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मदद करूं। अभी कुछ समय पहले एक लड़के का कॉल आया कि भैया अब जीने की ख्वाहिश नहीं रही। तो मैंने पूछा क्या बात है भाई, सही जानकारी मैंने लिया। तो वो लड़का मतलब सप्ताह में 3 बार ही डायलिसिस करवाता है।
तो उसने मुझे बताया कि भैया मैं डायलिसिस, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, और मैं विधायक जी से संपर्क किया, अपने क्षेत्रीय विधायक से। क्षेत्रीय विधायक ने ये मतलब कह कर टाल दिया कि उनके जाति विशेष के लोगों का वोट संख्या कम है तो मदद नहीं हो पाएगी। तो अब वो चूँकि गरीब लड़का है, गार्ड की नौकरी करता था, तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, तुम मुझसे आओ, संपर्क करो। आया, मुझसे मिला और मैंने उसका डायलिसिस करवाया, IGIMS ले गया, डॉक्टर अजय कुमार से भी मिलवाया, और आज उसका ट्रांसप्लांट का प्रक्रिया अब होना है, और उसका पूरा खर्च मैं खुद से उठा रहा हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट का? हाँ, ट्रांसप्लांट का नौबत आ गया है। अच्छा, उसमें भी पूरा खर्चा उठाएंगे? हाँ, उसमें का पूरा खर्चा उठाएंगे। तो आपने सुना किस तरह से मतलब समाज सेवा में लगे हुए हैं, गरीबों का सहयोग कर रहे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि जो बेरोजगार हैं वे भी जब इनके संपर्क में आते हैं तो बाहर की कंपनियों से मिलकर उन्हें रोज़गार दिलाने के लिए वो यहाँ भेजते हैं। किस तरह से आप भेजते हैं बाहर लोगों को? जब कोई बच्चा, कोई लड़का संपर्क में आता है और ये बोलता है कि भैया रोज़गार की आवश्यकता है, तो मैं पहले भरसक प्रयास करता हूँ कि अपने ही विभिन्न संस्थाओं में उसको जॉब दूँ। मेरे पास अगर नहीं होता है तो मैं दूसरी कंपनियों से संपर्क साधता हूँ, यहाँ बिहार की कंपनियाँ हो या बाहर की कंपनियाँ हो, उन्हें निःशुल्क वहाँ पे रोज़गार मुहैया करवाता हूँ। कोई कंसल्टेंट का काम मेरा नहीं है। मैं अपने संपर्क से अपने मित्रों की कंपनी में, कहीं मेरे मित्र HR हैं तो कोई कंपनी के खुद मालिक हैं, कोई CEO हैं, तो ऐसे करके मैं उन लोगों को वहाँ पर जॉब दिलवाता हूँ। जो लड़का जिस लायक होता है उसको वहाँ काम मिलता है और बड़ा खुश होता है। और मुझे जब पहली सैलरी मिलती है तो कॉल करता है कि भैया मिठाई खिलाना चाहता हूँ। मैं कहता हूं कि पहली सैलरी है, जाओ माता पिता जी के हाथ में दो और भगवान को लड्डू चढ़ाओ, या अगर मुस्लिम है तो जाओ किसी मज़ार पे चादर चढ़ाओ और ऊपर वाले को याद करो। अब तक ऐसे कितने युवक को आपने रोजगार दिलवाया? संख्या तो याद नहीं है, लगभग 100 लड़के तो जरूर होंगे, 100 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। आप जिस ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, उस ब्रह्मर्षि समाज को पहले से लोग सामंतवादी के रूप में देखते हैं, फिर भी आप स्लम बस्ती में जाकर के गरीब, दलित, पिछड़ों को भी मदद करते हैं, तो इसमें आपका क्या कहना? देखिए, ब्रह्मर्षि समाज से मैं आता हूँ, ठीक है, जन्म लेना किसी भी जाति विशेष में ये किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, और जिस जाति में जन्म लिया हूँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिस समुदाय में जन्म लिया हूँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन ब्रह्मर्षि समाज में पहले क्लियर कर देता हूँ कि सामंतवादी नहीं रहा है, इसे राजनैतिक रूप से लोगों ने सामंतवादी व्यवस्था से जोड़ दिया है। जब आप बिहार में रह रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैक्सिमम शिक्षण संस्थान जो है, जो पूर्व के शिक्षण संस्थान है, वो ब्रह्मर्षियों ने दिया है। हमारे जिस समाज से आप जोड़ के देख रहे हैं उन्होंने दिया है। सबसे अधिक भूदान आंदोलन में भूदान हमने किया है। हमने दूसरे कमज़ोर जातियों के लोगों को बसाया है अपने ज़मीन में, इतनी क्षमता हम लोगों ने दिखाई। लेकिन आज हम लोगों को राजनीतिक रूप से प्रेरित करके आज ये दिखाया जाता है कि हम लोग बहुत क्रूर थे। मुझे आज भी याद है कि एक रविदास परिवार की महिला मुझे आकर के मेरे शरीर में तेल लगाती थी। मैं जब बीमार होता था, बच्चा था, और मैं जब कमज़ोर था तो मुझे वो अंडा ला करके खिलाती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अंडा खाने के लिए, तो उस परिवार से अंडा बन के आता था, तो हम अंडा खाते थे। और तो वो रविदास माँ भी तो मेरी माँ की तरह ही है ना। तो कैसे हम सामंतवादी हो गए? हम तो सामंतवादी नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रेरित कर दिया गया कि हम सामंतवादी हैं। लोगों के मन में खटास बढ़ा गया। तो हम लोग सामंतवादी नहीं हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज के हर एक तबके को चाहने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं। राजनीति में आने के लिए कैसे सोचे? देखिए, राजनीति में आने के लिए तब सोचा जब मेरे पास जो भी संसाधन है वो सीमित है, या मेरा जो भी दायरा है वो सीमित है। मैं अपने मित्रों को बोल के नौकरी दिलवा सकता हूँ, या मैं अपने निजी पैसे से किसी का इलाज करवा सकता हूँ, उनकी सेवा कर सकता हूँ। जब मैं राजनीति में आ जाता हूँ और किसी पद पे आता हूँ तो उसके पावर का सदुपयोग करके, उसके संसाधनों का सदुपयोग करके लोगों की सेवा और विस्तृत रूप में कर पाऊँ। चूँकि उम्र मेरा कम है और भगवान महादेव ने मुझे सब कुछ दिया है, तो अब ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है। चूँकि मुझे अंबानी और अदानी बनने का कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे ये ख्वाहिश है कि मैं मुजफ्फरपुर के लोगों की सेवा कर पाऊँ, हर एक कमज़ोर वर्ग का मैं एक बेटा, एक भाई बन के खड़ा हो पाऊँ। लेकिन राजनीति में भी बहुत बाधाएं हैं। सबसे पहले राजनीति में अक्सर यह देखा जा रहा है, जो किसी समाज के लोग जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं के समाज के लोग
पहले यह कोशिश करते हैं कि हम मेरे विकल्प के रूप में आगे नहीं बढ़े, मेरे समानांतर नहीं आए, उस परिस्थिति में आपको बहुत कुछ जूझना पड़ेगा। इस स्थिति में कैसे आप जैसे जूझेंगे? देखिए, आप पहले से कई बार बोले कि ब्रह्मर्षि समाज से हैं और समाज के लोग रोकते हैं, चाहे जिस भी जाति के जो लोग हों वहाँ रोका जाता है। मैं भले ब्रह्मर्षि समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं सोच से, कर्म से हर एक जाति विशेष के लोगों का बेटा और भाई हूँ। मैं बनिया भी हूँ, मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं मेहनत करने में, कर्म करने में शूद्र भी हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं हर एक समाज का बेटा हूँ, हर एक समाज का भाई हूँ और सबका प्यार मुझे मिलता है। मैं सबके साथ रहता हूँ, तो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं और मैं आगे निरंतर बढ़ रहा हूँ। मुझे किसी से के साथ मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं निरंतर आगे बढ़ूँगा और बढ़ जाऊँगा। तो सबसे पहले आप मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, तो आप किस क्षेत्र को अपना राजनीतिक क्षेत्र बना करके वहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर मेरी कर्म भूमि भी है, वर्तमान में मुजफ्फरपुर मेरी जन्मभूमि भी है। तो मुजफ्फरपुर इस रिश्ते से मेरी माँ है और मैं अपने माँ को देख रहा हूँ कि दर्द से कड़ा रही है 30 वर्षों से। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा मुजफ्फरपुर मॉरिशस हो जाए, मेरा मुजफ्फरपुर चमक जाए। तो मैं मुजफ्फरपुर को चमकाने के लिए मुजफ्फरपुर को ही अपना राजनीतिक कर्म भूमि भी मानता हूँ। और मैं संसदीय क्षेत्र, जी, मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र को ही मैं अपना कर्म भूमि मानता हूँ और मैं मुजफ्फरपुर को चमकाऊंगा, मुजफ्फरपुर को आगे बढ़ाऊंगा, मुजफ्फरपुर को विकसित बनाऊंगा। तो आपने सुना श्रावण पांडे इस तरह से समाज सेवा के साथ अब राजनीति में आकर के समाज सेवा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वे मुजफ्फरपुर को अपना राजनीतिक कर्म स्थली मतलब मान रहे हैं और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी समय से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संपर्क में हैं और हर समाज के लोगों से संपर्क में है और समाज के हर तबके को अपने क्षमता के मुताबिक उन्हें सहयोग भी कर रहे हैं। तो आप आगे देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और इस तरह के न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।